हेलो दोस्तों। तो आज हम ये पहला कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं ट्रेडमार्क का। इसमें हमारा इंट्रो रहेगा कि आखिरकार क्या होता है ट्रेडमार्क, क्यों होता है और इसे हम प्राप्त कैसे करते हैं, कैसे हम किसी भी चीज़ को एक ट्रेडमार्क के रूप में बदल पाते हैं, कैसे हम इसको रजिस्टर करा पाते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें। एक बेसिक कंसेप्ट रहेगा, छोटा सा वीडियो रहेगा ये। लेट्स गो। तो पहले हम देखेंगे कि ट्रेडमार्क का अगर पर्पस हमको जानना है तो ये चीज़ तो हमें समझ में आती है। ट्रेडमार्क जो है दो वर्ड से मिलके बना है। अगर आप दो वर्ड देखेंगे तो ये दो दो वर्ड हैं ट्रेडमार्क। एक तो ट्रेड है और एक मार्क है। तो ये जो मार्क है जब ये ट्रेड में यूज होता है तभी वो ट्रेडमार्क कहलाता है। अगर वो ट्रेड में यूज नहीं हुआ तो उसे ट्रेडमार्क नहीं कहेंगे। ये चीज हम समझेंगे आगे कि कैसे ये जो कंसेप्ट है क्यों इंपॉर्टेंट है, कि कोई मार्क का ट्रेड में यूज होना जरूरी है तभी वो ट्रेडमार्क कहलाएगा आगे। तो अगर हम पहले देख लें कि ट्रेडमार्क का पर्पस क्या है, तो हम जानते हैं कि कोई भी ट्रेडमार्क जो होता है वो किसी ना किसी प्रोडक्ट पे या तो सर्विस पे होता है। प्रोडक्ट मतलब गुड्स, जो भी हम क्या कहते हैं फिजिकली टच कर सकते हैं वो चीजें, और सर्विसेज जो कि हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, जैसे कि सैलून सर्विस है और रेस्टोरेंट सर्विस है, लीगल सर्विसेज है, एजुकेशन सर्विसेज है, ये सब सर्विसेज में आता है। तो या तो सर्विस पे हो या वो प्रोजेक्ट पे लगा हो, तब वो उसका यूज होता है उसमें और तब वो कहलाता है ट्रेडमार्क। और वो किसी भी तरीके से हो सकता है, वो लोगो हो सकता है, नाम होता है, वो चीज हम आगे चल के देखेंगे कि कौन कौन सा मार्क जो है वो ट्रेडमार्क की तरह यूज किया जा सकता है, वो हम बाद में देखेंगे। तो अभी हम पर्पस पे देख रहे हैं। तो पहले तो हम ये चीज समझ गए कि कोई भी जो ट्रेडमार्क होता है वो किसी ना किसी प्रोजेक्ट या सर्विसेज पे लगा होना चाहिए। और उसे लगाता कौन है? उसका ओनर, जो उस ट्रेडमार्क अपने आप को उसका ओनर कहता है या वो रजिस्टर्ड होता है उसके ओनर की तरह, उसको वो कहते हैं उस प्रोडक्ट पे अप्लाई करता, सर्विसेज अप्लाई करता है और ट्रेड में यूज करता है। पर इम्पोर्टेंस क्या है, पर्पस क्या है, क्यों उसे यूज किया जा रहा है उस पे लगा के? तो सारा का सारा जो खेल है वो कस्टमर का है। तो इसमें क्या होता है कि जब तक आपके पास क्या कहते हैं कोई ट्रेडमार्क लगा हुआ है किसी भी गुड या सर्विसेज पे, तो आप रिकॉग्नाइज कर पाते हो दूसरी बार जब आप उसे देखते हो कि हाँ ये वही चीज है जो आपने पिछली बार यूज की थी। अगर मैं इसका कोई एग्जांपल दूं तो इस तरीके से होगा कि मान लीजिए कि आपने कोई टी शर्ट खरीदी है और जो कोई लोगो कोई ट्रेडमार्क नहीं लगा हुआ है, पर वो आपको टी शर्ट बहुत अच्छी लगी। आप चाहते हो अगली बार उस दुकान पर जाके वही टी शर्ट खरीदना, पर आपको ये नहीं पता है कि उसको बनाता कौन है, उसका ओनर कौन है, उसको बनाने वाली कंपनी कौन है। तो आप जब उस दुकान पे जाओगे तो आप उसे बोल भी नहीं पाओगे, बता भी नहीं पाओगे, एक्सप्रेस भी नहीं कर पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये बोल पाओगे मैं उस दिन आया था वाली टी शर्ट लेके गया था। अगर मान लो कि उसने आपको एक टी शर्ट दी हुई, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये वही वाली कंपनी की है, उसी ने बनाई है जो पहली वाली थी, इसकी क्वालिटी वही है या नहीं है। ये चीज़ आप कंफर्म नहीं कर पाओगे। तो रिकॉग्नाइज करना, रिकॉग्नाइज कस्टमर रिकॉग्नाइज कर सके कि ये किसने बनाई है, इसका ओनर कौन है, इसका जो कंपनी है जो बिजनेस जो कर रही है वो कौन है इसका, जिससे कि जब मैं दोबारा खरीदना चाहूँ तो मैं रिकॉग्नाइज कर सकूँ कि ये वही ब्रांड है जो मैं लेना चाहता हूँ या नहीं लेना चाहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है उसके साथ या नहीं अच्छा है। तो रिकॉग्निशन में काम आती है। हु मेड इट एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट, कि कोई भी प्रोडक्ट हो कोई सर्विसेज हो हम उसे पर्टिकुलर कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। महंगी होगी तो हमारी एक्सपेक्टेशन अलग हो सकती है, सस्ती होगी तो हमारी एक्सपेक्टेशन अलग हो सकती है। हम अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कोई चीज दोबारा खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं, कि हमको किस तरीके की चीज चाहिए। हो सकता है कि हम ज्यादा महंगे कपड़े भी खरीद सकते हैं, तो हम हो सकता है ज्यादा महंगे वाले ब्रांड पे जाएं। हमको कभी क्या कहते हैं सस्ते कपड़े चाहिए तो हम हो सकता है सस्ते वाले ब्रांड पे जाएं। तो वो हमारी चॉइसेस है। या फैशन के हिसाब से भी होता है एक्सपेक्टेशन। कुछ ब्रांड्स होते हैं पर्टिकुलरली जो कि फॉर्मल कपड़े बनाते हैं, कुछ बनाते हैं कैजुअल बनाते हैं, तो हमको पता है कि हम कौन से ब्रांड को सर्च करना है। तो जो ट्रेडमार्क है वो ये चीज को आपको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है कस्टमर को। जब वो ये रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है तो सर्टेनली एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है, एक ट्रस्ट क्रिएट होता है उस ब्रांड में। तो एक जो ओनर है उस ट्रेडमार्क के थ्रू एक ट्रस्ट और एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करता है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि एक ट्रस्ट और ब्रांड वैल्यू बनती है जिसके थ्रू उसका मार्केट, उसकी सेल्स, जो उसका बिजनेस जो है बड़ा होता है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल भी इंक्रीज होता है इस चीज से। तो एक ट्रेडमार्क को अगर हम सिंप्लीफाइड वर्ड में अगर आ जाएं तो एक ट्रेडमार्क काम करता है आइडेंटिटी की तरह। वो आइडेंटिटी की क्रिएशन करता है कि एक बिजनेस ओनर है, ये वहां से चीज आई है, और उसे डिस्टिंग्विश करता है फिर और लोगों से कि कस्टमर जो कंफ्यूज ना हो जाए कि ये वही है या नहीं है।
जैसे कि मैंने आपको टी शर्ट वाला एग्जांपल दिया। अब उसे मालूम है इस पे ये वाला लोगो लगा है तो ये वहां से आई है, तो ये डिस्टिंग्विश कर लिया उसने और एक अपनी एक आइडेंटिटी बनाई है। तो एक आइडेंटिटी के लिए एक नाम होना जरूरी है। वही नाम जो है या वही सिंबल या कोई भी चीज उसे हम ट्रेडमार्क कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप अब ये तो समझ चुके हैं कि पर्पस क्या है इसका ट्रेडमार्क का। सीधी सी बात है कि अगर मैं 3 शब्दों में बोलूँ, एक जो है क्या है ट्रस्ट बिल्ड करना, वैल्यू क्रिएट करना और ट्रेडमार्क जो आप बिज़नेस कर रहे हैं उसमें उसके लिए एक आइडेंटिटी और एक डिस्टिंग्विश करना दूसरे लोगों से। अगर मैं इसे और सरल भाषा में एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझाऊँ तो मैं आपको समझा सकता हूँ कि ये कैसे काम करता है उसके लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आइडेंटिफाई करता है सोर्स को कि किसने बनाया है और दूसरा ये डिफरेंशिएट करता है कंपटीटर से। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि आप हम सब लोग जानते हैं कि ट्रेडमार्क जो है स्टारबक्स का है, ये जो लड़की दिखाई दे रही है ये एक यूनिक साइन है। तो ट्रेडमार्क का यूनिक होना भी जरूरी है कि कहीं कंफ्यूज ना करे। वो हम आगे देखेंगे कि कोई कैसे ट्रेडमार्क को करवा सकता है, एक किसी ने ले रखा है तो दूसरा उससे कंफ्यूजिंग करवा सकता है नहीं करवा सकता, वो सब अलाउड नहीं, वो हम देखेंगे। तो एक यूनिक सिंबल होता है जिससे कि रिकॉग्निशन आसान होता है कि ये जो चीज है ये सिंबल जो है किसका है, किससे रिलेशन रखता है। तो ये आइडेंटिफाई कर रहा है जिसका मतलब अगर हमने सोर्स इसको देखा तो आराम से हम आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि भाई ये तो स्टारबक्स का है। तो हमने देखा कि जब हमने सिंबल को देखा तो हमने भले स्टारबक्स नहीं लिखा था उस पर, तब भी हमने जान लिया कि स्टारबक्स का है। और अगर मैं स्टारबक्स नाम भी देखूं तब भी मैं ये जान जाऊंगा कि हाँ ये चीज है, ये मैंने यहाँ पे कॉफी पी थी या ये यहाँ पे मैं आया था मुझे कैसा फील हुआ था, यहाँ पे इनकी सर्विस कैसी है, वो चीजें क्या मुझे एक्सपेक्ट करना है। तो वो चीज हमें पता चल जाती है। तो वो लोगो भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है, तो वो एक्सपेक्टेशन है। तो हम ये चीज देख के इमिडिएटली हम पता लगा लेते हैं कि ये कॉफी जो है भाई ये स्टारबक्स ही दे रहा है, कोई और नहीं दे रहा है। अगर स्टारबक्स में अगर लिखा हुआ लोगो लगाओ तो इसका मतलब सीधे भाई इसमें जो कॉफी मिल रही है वो स्टारबक्स वाली है जो हम स्टारबक्स में जाके पीते हैं, ना कि सीसीडी की होगी ना कि किसी और की होगी। तो ये आइडेंटिफाई करता है सोर्स को और क्या कहते हैं डिफरेंशिएट करता है दूसरों से कि दूसरी की चीज यहाँ पे नहीं मिल रही है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर दूसरा होगा तो उसका लोगो दूसरा होगा। यहाँ पे हमारा ये स्टारबक्स का लोगो आ गया, यहाँ पे किसी और का लोगो रहेगा जब होगा तो ये कंपटीशन से वो कहते हैं डिस्टिंग्विश करता है। हाँ आगे आगे देखेंगे कैसे कोई कहते हैं सिमिलर ट्रेडमार्क को नहीं ले सकता क्योंकि वो डिफरेंशिएशन में दिक्कत आएगी कंपटीटर से। उसमें कंज्यूमर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि आखिरकार ये आया कहाँ से है। तो अल्टीमेटली ये जो डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये जो आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है, इससे हम एक चीज तो जान सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है इसकी वजह से और एक लॉयल्टी बिल्ड हो रहा है। हम जानते हैं स्टारबक्स के लिए लोग कैसे एक ब्रांड वैल्यू है उसकी, जो कोई उसे यूज कर रहा हो तो वो कैसा फील करता है या बाकी लोग उसे देख के कैसा फील करते हैं, ये हम सब जानते हैं, तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड जो है डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कैसे कोई ट्रेडमार्क जो है बनता है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी जो ट्रेडमार्क है वो दो चीज से मिलकर बना, एक ट्रेड है और एक मार्क है। सॉरी, तो एक तो ट्रेड है और एक दूसरा जो है उसका मार्क है। कोई भी मार्क जो है, कोई मार्क, हम इसके आगे देखेंगे कि मार्क होते क्या है, कौन कौन सी चीजें मार्क की डेफिनेशन में आती हैं। मार्क को अगर हम सीधे हिंदी में वर्ड कोई निशान, तो कौन कौन सी चीजें जो कि इस चीज में आएंगी उसको जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कोई मार्क जो है ट्रेडमार्क कैसे बन सकता है, कि कब किसी भी मार्क को हम कहने लग जाएंगे कि ट्रेडमार्क है। तो दो तरीके हैं। एक तो तरीका है कि आप सीधे की सीधे रजिस्टर करवा लें उसे। एक डिपार्टमेंट है जो कि ट्रेडमार्क रजिस्टर करता है, वहां पे हम कहते हैं अप्लाई करें उसके लिए ट्रेडमार्क के लिए और वो हमें ट्रेडमार्क कहते हैं वो हमें दे दे। तो हमें क्या कहते हैं हमारा जो ट्रेडमार्क वो रजिस्टर हो जाएगा और उसे हम कह सकते हैं वो उस मार्क को कि अभी ट्रेडमार्क हम उसे यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस में और कोई भी उसे यूज नहीं कर पाएगा। हम आगे देखेंगे कि क्या क्या राइट्स मिलते हैं जब कोई भी चीज ट्रेडमार्क बन जाती है, ये रजिस्टर हो जाती है। और दूसरा है कि जरूरी नहीं है कि हम रजिस्टर भी करवाएं। एक ट्रेडमार्क, एक मार्क को ट्रेडमार्क बनने के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है लीगली। कोई अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क भी हो सकता है जिसे रजिस्टर ही नहीं करवाया गया हो। तो हम आगे देखते हैं कि कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जो है कैसे बनाएगा, कौन उसे बताएगा, कौन उसे बोलेगा कि ये भाई ये ट्रेडमार्क आज से ये ट्रेडमार्क कहलाएगा। तो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, आईपी इंडिया है, डिपार्टमेंट ऑफ ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है,
जो कि इस चीज़ से डील करता है, इस चीज़ को देखता है, उस ऑफिस में हम वो ऑफिस जो है इसे डिक्लेयर करता है कि कोई भी मार्क जो है ट्रेडमार्क है या नहीं है। उसके लिए पूरा प्रोसेस है, वो हम आगे देखेंगे। पर अगर अनरजिस्टर्ड है तो कौन डिक्लेयर करेगा? अगर कोई अनरजिस्टर्ड है, अगर कोई अनरजिस्टर्ड है तो कौन डिक्लेयर करेगा? ओनर हिमसेल्फ। मैंने एक कोई प्रोडक्ट बनाया, मैंने उसको कोई भी नाम रखा और उसमें चिपका दिया उस गुड्स पे, और मैं उसे बेचने लगा। बस मैंने डिक्लेयर कर दिया, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि रजिस्टर हो ही वो। मैंने खुद डिक्लेयर कर दिया। पर इस डिक्लेयर करने के बाद कितना समय लगेगा मुझे? क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्री में तो क्या होता है, जैसे आपने अप्लाई किया और उन्होंने वो सारी चीज़ें उनकी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गई, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उसी दिन से वो एक ट्रेडमार्क कहलाएगा। अनरजिस्टर्ड के केस में ऐसा नहीं है। अगर आप आज आपने क्या कहते हैं बेचना स्टार्ट किया, तो आज ही से आपको सारे के सारे राइट नहीं मिल पाएंगे। यही अंतर है रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड में। हम देखते हैं क्या क्या राइट्स मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के केस में क्या होता है कि हाउ मार्क बिकेम अ ट्रेडमार्क। तो उसका पूरा लीगल अप्रूवल होता है, पूरा प्रोसेस होता है, ये सब मैंने आपको बता ही दिया। पर हाँ, पर जब क्या कहते हैं हम खुद डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसको यूज होना जरूरी है कॉमर्स में। और वो जिस प्रोडक्ट के लिए, जिस गुड के लिए यूज होगा ना, उसी गुड के लिए केवल मिलेगा। और वो इस तरीके से यूज होना चाहिए कि लोग उसे आइडेंटिफाई कर सके कि कहाँ से आया है। तब वो उसे कह सकता है कि ये जो है एक अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। पर जबकि लीगली क्या होता है कि आप भले ही उसके लिए आपने यूज किया ना हो, आप आज तक आप आगे यूज करने वाले हो, और जो भी आपने डिक्लेयर कर रखे होंगे गुड्स, उन सारे गुड्स के लिए वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। जबकि अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क में जिसके लिए आपने यूज किया है, केवल और केवल उसी गुड्स के लिए ही वो ट्रेडमार्क कहलाएगा और आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। आप भविष्य में अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे आपको जो प्रोटेक्शन है स्ट्रॉन्गर मिलती है। तो अभी हमने देख लिया कि कैसे क्या कहते हैं जो ट्रेडमार्क, जो मार्क है वो कैसे एक ट्रेडमार्क बन रहा है। हमने दोनों देख लिया, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड। पर इनको ये जो लिखा कहाँ पे है? क्योंकि जब हम लॉ में जाते हैं तो कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं उसको लीगल बैकिंग मिलनी चाहिए कि जो उसे क्या कहते हैं उस प्रोसेस को लीगलाइज करे। तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का तो आपके ट्रेडमार्क लॉ जो है उसमें दिया हुआ है, ट्रेडमार्क एक्ट में दिया हुआ है। अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के बारे में भी जिक्र है ट्रेडमार्क लॉ में। पर ये जो जेनेसिस ये आया कैसे है, वो हम आपको बताते हैं। तो होता क्या है, कॉमन लॉ प्रोटेक्शन होता है। अगर मैं सरल भाषा में बोलूँ तो ये किसी कानून में नहीं लिखा, तो फिर बन के कैसे आ गया? तो जो कोर्ट, जब ये लॉ इतने स्ट्रांग नहीं थे तो कोर्ट्स ने क्या है जजमेंट्स दिए कि विशेष तौर पे जब कोई ऐसे बिजनेस कर रहा है तो उसका कोई रेपुटेशन क्रिएट हुई है उस वर्ड को लेके, उस मार्क को लेके, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रायर यूज है, जो उसने उसमें पैसा लगाया, जो मेहनत की, जिसकी वजह से वो रेपुटेशन उसने कमाई है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो कोर्ट्स हैं उन्होंने डिसीजन दिए। और उसी उसके लिए टर्म उन्होंने यूज किया पासिंग ऑफ, कि कोई भी किसी के राइट्स को, रेपुटेशन को अनड्यू एडवांटेज लेके यूज ना कर ले, उस चीज को पासिंग ऑफ कहते हैं। तो अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के उसके प्रोटेक्शन के लिए ये कोर्ट से निकल के आई हैं ये जजमेंट्स जो हैं। जबकि रजिस्टर्ड मार्क के केस में क्या होता है, ये आप एक्ट में ही लिखा हुआ है कि ये राइट है और ये एक्सक्लूसिव राइट होता है, और ये इसकी लीगल स्टैंडिंग कोर्ट में तो जैसे बाकी लॉज की होती है वैसी होती है। ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं एक वे में कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का जो राइट होता है वो स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, क्योंकि उसमें आपको साबित नहीं करना पड़ता कुछ भी। आपने रजिस्टर्ड है तो मान लिया जाता है, प्रिज्यूम कर लिया जाता है। ये भी हम आगे देखेंगे, एक सेक्शन इसमें ये लिखा हुआ है कि प्रिजम्पशन होता है कि भाई ये इसी का है। तो और आगे उसकी क्या कहते हैं सामने वाले को प्रूफ करना होता है कि ये जो है ट्रेडमार्क जो है या नहीं है। पर अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के सब पहले जो उसका ओनर है अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, उसी को साबित करना पड़ेगा कि भाई उसकी एक रेपुटेशन है जो उसने कमाई है। उसके बाद क्या कहते हैं वो दूसरे बंदे को ये साबित करेगा कि इसने ये जो इसका ट्रेडमार्क यूज किया है। तो ये हम केस देख सकते हैं। मैंने आपको बताया ही कि जिस जिस गुड्स के लिए यूज करेगा उसी गुड्स के लिए केवल प्रोटेक्शन मिलेगी, बाकियों के लिए नहीं मिलेगी। जबकि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के केस में बाकियों के लिए भी मिलती है, जो भी उसने लिखे होते हैं कि वो यूज करेगा इसके लिए। हम देख लेते हैं कि लिमिटेशंस क्या होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जो अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जो होता है, जैसे कि एग्जांपल ले लिया, एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, जो कि कैफे है, वो डिफरेंट डिफरेंट क्या है चीजें उसमें प्रोवाइड कराता है, रिटेल सर्विसेज भी देता है। तो राइट जो है केवल और केवल उस चीज के लिए एक्सटेंड करेगा। सॉरी,
उसी चीज के लिए एक्सटेंड करेगा जो कि वो स्पेसिफाई कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज में, एक्चुअली यूज कर रहा है। कि वो एक रेस्टोरेंट पर्टिकुलर कैफे ही चला रहा है, स्नैक्स ही बेच रहा है, उसी उतने के लिए ही वो रहेगा, और ये ज्यादातर लोकलाइज्ड रहता है। जबकि जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, लीगली जो है इसकी स्टैंडिंग जो है, ये है कि ये एक्सक्लूसिव राइट होता है पूरे के पूरे, क्या कहते हैं, जो भी आपने गुड्स और डिस्क्रिप्शन लिखे उन सब के लिए, ना कि केवल यूज के लिए। यूज के लिए हम बताएंगे कि कितने समय तक अगर आपने यूज नहीं किया है तो ट्रेडमार्क के लिए क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो दूसरी बात है। पर एक्सक्लूसिवली है कि आप जो भी लिख रखा है और कोई भी उसे यूज नहीं कर सकता है, भले ही आपने अभी उसे यूज करना स्टार्ट किया है नहीं किया है, उन सब के लिए वो रहेगा। और सिमिलर गुड्स के लिए भी ये रहता है कि सिमिलर गुड्स भी आप नहीं यूज कर सकते, तो ये राइट रहता है इसमें। और ये पूरी पूरी, जैसे मैंने बताया, पूरी पूरा जो भी आपने डिस्क्रिप्शन लिखा होगा वो और उससे सिमिलर उन सब के लिए एक्सटेंड करता है। और ये पूरा पूरा नेशन वाइड रहता है, ना कि लोकलाइज्ड राइट रहता है। और इसमें एक एक्सेप्शन ये रहता है कि जो वेल नोन ट्रेडमार्क है, वेल नोन ट्रेडमार्क, वो ट्रेडमार्क होते हैं जिनकी जिन्होंने इतनी ज्यादा रेपुटेशन कमा रखी है कि अगर उन्हें हम यूज करने लगे किसी और गुड्स के लिए भी, तो लोग यही सोचेंगे कि भाई शायद ये उसी ने बनाया है। ऐसे में क्या होता है, वेल नोन ट्रेडमार्क का स्टेटस जिन्हें मिल जाता है, तो वो ट्रेडमार्क जो है किसी भी गुड्स के लिए या किसी सर्विसेज के लिए यूज नहीं किया जा सकता। उन्हें सारे के सारे गुड्स और सर्विसेज के लिए मान लिया जाता है कि ये भाई ये इन्हीं का है, और कोई इन्हें यूज नहीं कर सकता है। तो ये एक एक्सेप्शन है जो कि राइट्स का, जो कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के केस में भी होता है। अब आ जाता है कि जो इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है। तो मैंने आपको पहले बताया ट्रेडमार्क दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है ट्रेड, एक है मार्क। तो मार्क की डेफिनेशन में क्या क्या आता है अगर मैं देखूं, तो मार्केट में सब बहुत सारी चीजें ब्रॉड है। इसकी जो डेफिनेशन है इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है कि मतलब और भी चीजें हो सकती हैं। जैसे कि नेम है, स्लोगन है, लेटर है, न्यूमेरिकल्स है, लोगो है, सिंबल भी हो सकता है, किसी का साइन भी हो सकता है। यहाँ तक कि अब जो नए नए तरीके हैं, जैसे शेप ऑफ गुड्स भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, यहाँ पे कोको कोला की जो बॉटल है, अगर आप उसको भी देखते हैं तो आपके दिमाग में आ जाता है अरे भाई ये तो कोको कोला, भले ही आपने ना पढ़ा हो उस पर कोको कोला, दूर से भी देखा हो तो आपको लगेगा कि कोको कोला है। वैसे ही पैकेजिंग स्टाइल जो होती है उससे भी आपको पता चल जाता है। जैसे कि अगर मैं देख लूँ टोबेरोन जो पैकिंग है इसकी है, ये ट्रेंगुलर जो पैकिंग है, इसी को दूर से देख के पता चलता है ये वही चॉकलेट है। तो कभी कई बार क्या होता है, पैकेजिंग भी कहते हैं आपका एज ए ट्रेडमार्क एक्ट कर सकती है। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो साउंड भी, जिंगल्स होते हैं, एक पर्टिकुलर म्यूजिक होता है, जैसे एयरटेल का म्यूजिक है, टिंग 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 ऐसे करके वॉइस आती है, तो ऐसे जो म्यूजिक होते हैं वो भी एक्ट कर सकते हैं ट्रेडमार्क की तरह। क्योंकि जैसे मैंने बोला ट्रेडमार्क का जो काम है वो कर रहे हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करवा रहे हैं सोर्स, केवल म्यूजिक सुन के ही आप समझ गए कि कौन है, और वो दूसरों से डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं। वैसे ही लीगली अगर देखा जाए तो साउंड हो गया, स्मेल भी क्या कहते हैं एक्ट कर सकती है। अभी तक स्मेल के लिए मिला नहीं है किसी को। एक अभी केस आया है जिसमें स्मेल के लिए चल रहा है कि शायद मिल भी सके, पर बहुत कठिन है। वो बताऊंगा कि क्यों कठिन है एक स्मेल को मार्क की तरह लेना। ऐसी 3D भी हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है किसी का, 3D मार्क्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको मार्क की तरह यूज हो सकती हैं, और आप इनको ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। ये पहली कंडीशन होगी कि मार्क होना जरूरी है उसका। जैसे कि अब जैसे मैंने बताया वर्ड मार्क भी हो सकता है, लोगो भी हो सकता है, उनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। चलिए अब देखते हैं कि आगे इसेंशियल जो एलिमेंट है और कौन कौन से हैं। एक इसेंशियल एलिमेंट तो मैंने जैसे कि आपको पहले बता दिया कि उसका मार्क होना जरूरी है। ठीक है, अभी कंडीशन तो हमने कर लिया, हमने कोई मार्क जो सेलेक्ट कर लिया कि भैया ये मुझे अपना ट्रेडमार्क बनवाना है। अब हमें यह है कि उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैंने आपको बताया कि स्मेल के साथ जो है ये प्रॉब्लम है। स्मेल को हम वर्डों में रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टाइम के साथ हम एक डील करेंगे एक अलग सेशन में जिसमें हम बताएंगे कि क्यों ये कठिन है। तो अभी हम ये जान लेते हैं कि उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर कोई लोगो है तो लोगो बना हुआ होना चाहिए, वर्ड है तो क्लियर वर्ड लिखा हुआ होना चाहिए। और क्या कहते हैं, अगर कोई साउंड है तो साउंड बहुत ही क्लियर होनी चाहिए और प्रिसाइज होनी चाहिए। अब जैसे साउंड आप सोचोगे कैसे रिप्रेजेंट होगी ग्राफिकली, तो नोटेशंस आते हैं, आपने देखा होगा कि वो
एक सिंबल्स होते हैं जो कि म्यूजिक के फॉर्म में, नोट्स के फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो वो नोट्स के फॉर्म में हम देते हैं लिख के, और साथ के साथ उसकी रिकॉर्डिंग भी देते हैं। तो वो जरूरी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता, उस चीज को ट्रेडमार्क नहीं मिल सकता है। इसलिए कई सारी चीजें हैं जिन पे मिलना, ट्रेडमार्क मिलना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि एक स्मेल ही एक बहुत बड़ी चीज है जिस पे ट्रेडमार्क मिलना बहुत ही मुश्किल चीज है। और तीसरा जो बहुत ही बेसिक है, जो कि हमने स्टार्टिंग से कह रहे हैं, कि उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो डिस्टिंग्विश कर सके अपने आप को दूसरे गुड्स से। दूसरे लोग जो गुड्स जो बेच रहे हैं, उस गुड्स से, उनके गुड्स से अपने आप को डिफरेंशिएट कर सके। जैसे कि अगर मैं इसका शॉर्ट एग्जांपल दूं तो ऐसा दे सकता हूं बेसिक, कि अगर कोई मैंगो बेच रहा है, ठीक है, तो मैं मैंगो ट्रेडमार्क लेके नहीं बेच सकता, क्योंकि डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा ना। क्योंकि वो मैंगो वो भी बेच रहा, मैं भी बेच रहा हूँ, वो भी मैंगो बोल के बेचेगा, तो लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे ये उसका है। तो कुछ अलग नाम होना जरूरी है, कुछ वो डिस्क्राइब ना करे उस गुड्स को, या वो खुद उसके इतना जेनरिक नाम ना हो कि लोग उसे डिफरेंशिएट ना कर पाए, वो ये सोचने लग जाएं कि ये तो इसी कैटेगरी का ही नाम है। तो वो चीजें, जैसे टूथपेस्ट, मैं टूथपेस्ट नहीं रख सकता हूँ नाम, क्योंकि टूथपेस्ट तो मैं बेच ही रहा हूँ। तो इस तरीके से कोई भी वर्ड या डिस्क्राइब जो कर रहा हूँ वो मैं जेनरिक वर्ड नहीं ले सकता हूँ। तीन हमारी बेसिक कंडीशंस हो गई। एक तो पहला वो मार्क होना जरूरी है, दूसरा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, और तीसरा एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश जरूरी है। एक मिनट मैं इसको बता देता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो टेक अवे जैसे मैंने बताया कि तीन चीज हैं आपकी जरूरी, मार्क के कैपेबल रिप्रेजेंटेशन और डिस्टिंग्विश होना जरूरी है उसका। ये सारी की सारी चीजें फिर से एक ही स्लाइड में मैंने आपको दिखा दी हैं, आपके लिए इजी रहेगा दोबारा इसको रिवाइज करना। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैटेगरी जो है, कितनी कैटेगरीज होती हैं ट्रेडमार्क की। आप जैसे आप सोचें कैटेगरी का क्या मतलब है, तो होता क्या है, एक है इंडिविजुअल ट्रेडमार्क, जो एक पर्सन जो इंडिविजुअल जो है लेता है अपने रेगुलर यूज के लिए, तो उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल। तो इसमें जैसे कि आपने एग्जांपल देखा, एप्पल का एग्जांपल, नाइकी का एग्जांपल, सैमसंग का एग्जांपल, जो ओनर है उसे अपने गुड्स पे लगाता है या सर्विसेज पे लगाता है और उसे यूज करता है। तो कोई भी कहते हैं इसे, जो कंपनीज होती हैं, इंडिविजुअल होता है, कोई भी होता है, इन्हें यूज कर सकता है, इन्हें ले सकता है। पर्पस तो सेम ही है, डिस्टिंग्विश करना है गुड्स को दूसरे गुड्स से। दूसरी टाइप क्या होता है, एक तो कलेक्टिव मार्क्स। कलेक्टिव मार्क्स क्या होता है, ये कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी नहीं करवाती है। इसे क्या कहते हैं, जो यूज जो करता है ना, ये ये कई कोई इंडिविजुअल के यूज के लिए नहीं होता है। ये कोई भी जो उस कलेक्शन, जो उस ऑर्गेनाइजेशन है, जो एसोसिएशन है, केवल उसके मेंबर्स ही यूज कर सकते हैं। कोई एसोसिएशन है जिन्होंने बनाया है अपने आप को, वो इसे यूज करेंगे। तो आप अगर मैं देखूं, इसके एग्जांपल अगर मैं देखूं, तो जैसे कि वूल मार्क है, तो ये क्या है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन हैं जिन्होंने ये मार्क लिया है, और उसका पर्पस क्या होता है वो हमें समझना बहुत जरूरी है। इसमें क्या पर्पस होता है, ये जो भी इसके मेंबर होते हैं, जो इसको यूज कर रहे होते हैं, वो कुछ ना कुछ क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड जो है वो इंडिकेट कर रहे होते हैं। अगर कोई भी ये देखेगा कि ये वाला ट्रेडमार्क, अगर ये कलेक्टिव मार्क लगा हुआ है, तो ये मैसेज जाएगा कि पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी को ये फॉलो कर रहा है, ये मुझे मिलेगी इस चीज से। तो उस चीज के लिए क्या कहते हैं, ये यूज होता है। अब एक और कैटेगरी ऑफ मार्क होता है, वो होता है सर्टिफिकेट ट्रेडमार्क। सर्टिफिकेट ट्रेडमार्क जो क्या होता है, ये भी कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ स्पेसिफाइड कंफर्मेशंस देगा, कुछ क्वालिटी के दे सकता है, किसी और चीज के दे सकता है। जैसे कि वेज मार्क है, आपने देखा हो वेज का जो सिंबल होता है, वेज का जो सिंबल होता है, ये इसे बताता है कि भाई ये वेजिटेरियन फूड है। ये पूरा एक स्टैंप लगा रहा है क्वालिटी का भी, ये मटेरियल का किस किस चीज का है, उस चीज को बता रहा है। वैसे ही जैसे बीएसआई मार्क होता है, एग मार्क होता है, तो ये भी एक स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है। जैसे 5 स्टार रेटिंग वाला मार्क है, तो ये बताते एक स्टैंडर्ड, क्या स्टैंडर्ड ये फॉलो कर रहा है, क्वालिटी है जो है इनकी क्या है। तो इसे कोई भी पर्सन यूज कर सकता है, जो भी उस सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। उसका इसमें एसोसिएशन का मेंबर होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कलेक्टिव मार्क्स में आपने देखा कि उसमें उस एसोसिएशन का मेंबर होना जरूरी है, और उस मेंबर बनने के लिए आपको फॉलो सर्टेन स्टैंडर्ड्स हैं, और इसमें मेंबरशिप जरूरी नहीं है।
वो सर्टिफिकेट हासिल करना ज़रूरी है। जो अभी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो जो ऑर्गेनाइज़ेशन है उसने कुछ स्टैंडर्ड दे रखे हैं, शायद वो टेस्टिंग भी हो सकती है उसकी, और भी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपने वो कर ली हैं, तो वो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, और तो उससे भी एक मैसेज जाता है जो भी कंज्यूमर है उसके पास कि ये फॉर सर्टेन स्टैंडर्ड्स हैं, ये फॉलो हो रहे हैं। वेजिटेरियन केस में चलो ये वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन नहीं है, तो मैं इसे खा सकता हूँ नहीं खा सकता हूँ, वो चॉइस वो अपनी कर सकता है। तो इस तरीके से कहते हैं सर्टेन स्टैंडर्ड जो है कंफर्मेशन जो वो देते हैं सर्टिफिकेट मार्क। तो इन तीनों के जो प्रोसेस है वो थोड़े से डिफरेंट हैं इनको रजिस्टर करवाने के। अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ मार्क्स हम कैसे इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कि क्योंकि अलग-अलग मार्क्स की जो स्ट्रेंथ होती है, और स्ट्रेंथ अगर मैं किस टर्म में बोलूँ, मार्केटिंग के फॉर्म में या इमेज बनाने के फॉर्म में या एज़ इट इज़ रजिस्ट्रेशन कराने के फॉर्म में अलग-अलग स्ट्रेंथ होती है कि मिलना आसान है या नहीं है उस फॉर्म में। तो अगर मैं देखूँ तो मैं नॉर्मली 5 में डिवाइड करते हैं, पर मैंने 4 में कर दिया है। जो 4th और 5th है उसको क्लब कर दिया है। तो अगर मैं देखूँ तो फैंसीफुल मार्क क्या होता है ये? तो फेंसफुल मार्क्स का केवल सीधा सा मतलब है कि कोई भी वर्ड जो मैंने बनाया है अपने आप, एग्जिस्ट ही नहीं करता वो, मेरा कोई उसकी डिक्शनरी मीनिंग नहीं है, वो मैंने नया बनाया है। तो ऐसे मार्क्स जो होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। वो एक यूनिक ब्रांड नेम जो है क्रिएट करते हैं, उसे कॉपी करना और करने से रोकना ज़्यादा आसान होता है। क्योंकि वो आज तक एग्जिस्ट नहीं करता था, तो ये मालाफाइड इंटेंशन प्रूफ करना ईज़ी हो जाता है फेंसिबल मार्क्स के केस में। दूसरा होता है आर्बिट्रेरी मार्क्स। वो वर्ड जो है एग्जिस्ट करते हैं, और वो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ इंडिकेट करते हैं, उनकी उनकी मीनिंग होती है, वो नाउन भी हो सकते हैं, कुछ और भी चीज़ हो सकती हैं, पर वो यूज़ जो हो रहे हैं, वो अनरिलेटेड प्रोडक्ट के लिए हो रहे हैं। मान लीजिए कि क्या है, कोई मार्क है, वो कुछ भी चीज़ एक उसका मीनिंग है, पर वो उस गुड्स के लिए, सर्विसेज़ के लिए नहीं यूज़ हो रहा है, जो वो सिग्निफ़ाई करता है। जैसे कि एप्पल है, तो एप्पल जो है, वो एप्पल गुड्स के लिए नहीं यूज़ हो रहा, बल्कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यूज़ हो रहा है, जो कि अनरिलेटेड गुड्स हैं। तो ये जो फॉर्म है, ये भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो जो वर्ड्स हैं, उन्हें रिकॉल करना आसान होता है। जैसे एप्पल वर्ड रिकॉल करना आसान है, तो इनकी रिकॉल पावर ज़्यादा होती है, और इन्हें डिस्टिंग्विश करना भी आसान होता है, और लीगली ये काफ़ी आसान होता है इनका मिलना, क्योंकि ये क्या है, अनरिलेटेड गुड्स के लिए होते हैं। दूसरा होता है सजेस्टेड मार्क्स। अब ये क्या होता है, काफ़ी कुछ हद तक क्या कहते हैं, जो कैटेगरी जो होती है जिसके लिए आप ले रहे हो, उससे मेल खाता है। पर डायरेक्टली नहीं वो इंडिकेट करते हैं उस गुड्स को या उस क्लास को। ये एक डायरेक्शन दे रहे हो, तो आपको थोड़ा-सा माइंड अप्लाई करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि ये इस गुड्स को कर रहा है। तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड ही है जो कि एक डिस्क्रिप्टिव मार्क को एक सजेस्टिव मार्क से अलग करता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब कि वो डिस्क्राइब कर रहा है, सीधी-सी बात है उस गुड्स को। पर अगर थोड़ा-सा भी माइंड अप्लाई करना पड़ जाए आपको, तो हम उसे कहेंगे कि सजेस्टिव है, ना कि डिस्क्रिप्टिव है, ना कि जेनेरिक है। तो इसलिए डिस्क्रिप्टिव और जेनेरिक मार्क्स जो होते हैं बहुत ही वीक मार्क्स होते हैं। इनको एज इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये ट्रेडमार्क नहीं बन सकते, इसके लिए एक और अलग तरीका है जिससे कि बन सकते हैं ट्रेडमार्क, पर रजिस्टर नहीं हो सकते डायरेक्ट, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव मार्क्स और जेनेरिक मार्क्स जो है अपने आप को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, जो मेजर फीचर है एक ट्रेडमार्क के होने का। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स भी दे दी हैं, जैसे फेंसिबल मार्क है, जोमेटो है, जेप्टो है, पेप्सी है, ये सब फेंसिबल मार्क्स हैं। आर्बिट्रेरी मार्क में जैसे मैंने एप्पल बताया, मैंगो आपने ब्रांड देखा होगा, कपड़ों का ब्रांड है, प्यूमा एक जानवर है, और वो स्पोर्ट्स वियर के लिए यूज हो रहा है। अब हम सजेस्टिव मार्क्स में आ जाएंगे, तो सिटी बैंक है। अब देखा जाए तो सिटी और बैंक, तो सोचना पड़ेगा, तो आपको लगेगा कि ये बैंक जो है सिटीज में है मेजरली, पर आप ऐसे नहीं सोच पाएंगे अगर सिटी बैंक को डायरेक्टली वो इंडिकेट नहीं करेगा कि ये बैंकिंग है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि एक वर्ड और ऐड हुआ है उसमें। एयर बस है, वैसे एयर बस जो है एयरक्राफ्ट के लिए यूज हो रहा है, पर आप सोच नहीं पाओगे डायरेक्ट कि भैया ये जो आप जो बस है एयर है, तो आपको थोड़ा माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, एयर बस जो है एयरक्राफ्ट के लिए यूज होता है। वैसे ही अब जैसे मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव मार्क्स बताया था, फिजिक्स सीखो। अब मैं फिजिक्स ही सिखा रहा हूँ, और मैंने नाम ही रख दिया है अपने क्या एजुकेशन चैनल का, एक या कोचिंग सेंटर का, फिजिक्स सीखो। तो वो जो है वो आपको ट्रेडमार्क नहीं मिल सकता डायरेक्ट। वैसे ही हॉलीडे इन, जैसे मेरे पास होटल्स हैं जिसमें लोग हॉलीडे में आकर रुकते हैं, तो वो मिलना डायरेक्टली मुश्किल है। पर ऐसा नहीं कि मिल नहीं सकता है, ये ट्रेडमार्क नहीं है, उसके लिए अलग तरीके होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे प्योर एंड फ्रेश, अब आपको कोई गुड है जो कि कहते हैं आपके वो जो वेजिटेबल्स के लिए आता है, वो प्योर भी है और फ्रेश भी है। जैसे कोकोनट ऑयल है,
प्योर और फ्रेश है। तो अब ऐसे चीज़ों को जो कि इंडिकेट कर रही हैं, उसको डिस्क्राइब कर रही हैं प्रोजेक्ट को, वो लेना आपके लिए बहुत मुश्किल है। और ये लीगल प्रोविज़न भी है, हम आप आगे चल के डिस्कस करेंगे क्या-क्या लीगल प्रोविज़न जो इन चीज़ों को रोकते हैं डिस्क्रिप्टिव मार्क और जेनेरिक वर्ड्स को ट्रेडमार्क मिलने से। चलिए।